अमेरिका को हमेशा एक ईस्टर्न दुश्मन चाहिए होता है, यानी एक मशरिकी दुश्मन। चलिए आप समझाता हूँ। अमेरिकन ज़हनियत में कुछ ऐसा गहरा है कि वो एक हर वक़्त ही एक मशरिकी हर तरफ से घिरा हुआ दुश्मन चाहता है, जो अगर अमेरिका पहले कदम ना ले तो उसे खा जाए। लोग सोचते होंगे कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये वीडियो इसका जवाब देगी। जब अमेरिका नया-नया बना था ना, तो जो उसका मशरिक था, जो वेस्ट था, वो एक सिमत नहीं थी, ये एक मिशन था, एक कॉन्क्वेस्ट थी, एक ऐसा रास्ता था जिससे अमेरिका को बहुत पैसा मिलेगा। अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन को अपनी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी जंग यानी अमेरिका की जो आज़ादी की जंग थी उसमें निकाला तो था, लेकिन इस निकाले जाने की वजह भी एक बहुत डीप। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो उसकी वजह टैक्सेस थी और अनइक्वल बिहेवियर था, लेकिन एक और वजह भी ये थी कि ब्रिटिश ने अमेरिकन पर सैंक्शन लगाई थी कि तुमने वेस्ट में और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर जो कबाइल रहते हैं, जो रेड इंडियंस हैं, हमने उनके साथ ट्रीटीज़ की हुई हैं, और अगर तुम और एक्सपैंड करोगे और तुम उनकी ज़मीन लोगे तो वो टूट जाएंगी। तो इस वक्त अमेरिका के जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश हैं ये तो अब सच में हमारे मालिकों वाला सलूक कर रहे हैं हमारे साथ, और ये तो हमें एक्सपैंड करने ही नहीं देंगे। तो वो फिर सारा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से फ्रीडम का सारा नारा लगाया और फिर उससे आज़ादी हासिल कर ली। जो गोरे अमेरिकन एंग्लो सैक्सन वेस्ट्स हैं, उन्होंने हमेशा ही उनका जो मशरिक था उसको बारबैरिक समझा, ईवल समझा और ओरिएंटल समझा। उन्होंने सोचा कि उनकी तकदीर है कि वो वेस्ट में फैल जाएंगे और जो वहाँ पर नेटिव रेड इंडियंस थे, जिन्हें आमतौर पे नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है, उन्हें कत्ल करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को यहाँ से निकाला था, उसके बाद ईस्ट में तो उनका कोई दुश्मन था नहीं, क्योंकि ईस्ट में तो सारा समुंदर था। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन वो खुद यूरोप की जंगों में लगे हुए थे, उन्होंने अमेरिका के साथ क्या ही करना था। तो उन्होंने वेस्ट की तरफ देखा और वहाँ था समुंदर और एक जजीरा, जापान। 1900 के आगाज में जापान एक फ्यूडल मुल्क से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल कुदरत में तब्दील हो रहा था। मेइजी रेस्टोरेशन के बाद उन्होंने रेलरोड्स बनाए, यूनिवर्सिटियां खोलीं, एक मॉडर्न आर्मी और नेवी तैयार की जो कि ब्रिटिश मॉडल पे थी। मगर गोरों ने उनका मजाक बनाया। उन्हें यकीन ही नहीं था कि एक एशियन मुल्क कभी भी यूरोप का मुकाबला कर सकता है। फिर आया 1905। 1905 में जापानीज ने रशिया को शिकस्त दे दी और पूरा का पूरा जो गोरा वेस्ट था वो हिल गया। रशिया के जार जो उनका राजा था उसने तो यहाँ तक कहा कि ये पहली जंग है एशिया की और उन्होंने वाइट आदमी को गुलाम बनाना है। अगली चंद दहाइयों में जापान की एक्सपेंशन बढ़ती गई। 1910 में उन्होंने कोरिया को एनेक्स किया, वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन कॉलोनीज को लिया और 1930s में चाइना के मंचूरिया पे कब्जा करने के बाद लीग ऑफ नेशंस जो कि उस वक्त का यूनाइटेड नेशंस था उससे ही निकल गए। 1937 में उन्होंने चाइना पर फुल स्केल हमला किया और अमेरिका सब कुछ देख रहा था। लोग अक्सर इस बात को गलत समझते हैं कि जापान ने अमेरिका पे पहले हमला किया और जंग चालू की। असल में जापान को यूएसए जंग में खींच रहा था वर्ल्ड वॉर वन से भी पहले। 1900s में और 1800s में भी बहुत से जापानी जो थे वो अमेरिका जाते थे, काम करते थे, वहाँ पर रहते थे। उनकी तादाद हज़ारों में थी और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में थी, लेकिन ये वहाँ पे वाइट लोगों ने कबूल ही नहीं किया। 1907 के अंदर कैलिफोर्निया की वाइट रेसिस्ट आवाम के दबाव पर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने टोक्यो के साथ एक एग्रीमेंट किया जिससे कहते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। जो जापानीज इमिग्रेशन थी वो घटा दी गई बिना किसी कानूनी बनावट के। ये सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं था, ये खौफ था और रेसिज्म था कि एशियंस, खास तौर पे कामयाब एशियंस, उनके रेशियल सिस्टम को उलट देंगे। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने येलो पेरिल का हवा खड़ा किया, क्योंकि जो जापानीज होते हैं उनका रंग थोड़ा बहुत येलो होता है, तो इसलिए कार्टून्स में जापानीज को स्नीकी और चूहे की तरह दिखाते थे कि जापानी तो होते ही छोटे और चूहे की तरह है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जापान और यूएस का रिलेशन अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। जंग
के मोड़ पर नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था, फिर भी वो जापानियों से सख्त नफरत करते थे। 1913 के अंदर कैलिफोर्निया ने एलियन लैंड लॉ पास किया, जिसमें जापानीज को जमीन खरीदने से रोका गया। जापान ने इस बात का इजहार नफरत किया, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं सुना। ये मैसेज सारा का सारा क्लियर था, तुम मॉडर्न हो जाओ, तुम जंग जीत लो, मगर तुम कभी भी वाइट गोरे के बराबर नहीं बन सकते। वर्ल्ड वॉर 1 में जब यूरोप पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा था, जापान ने अपनी ताकत बढ़ाई, जर्मन कॉलोनीज ले लिए, चाइना में इन्फ्लुएंस बनाया और एलाइड पावर्स में शामिल हुआ। 1919 की पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जापान ने लीग ऑफ नेशंस चार्टर में एक रेशियल इक्वालिटी क्लॉज शामिल करने की कोशिश की। इसका मतलब यह था कि पूरी दुनिया एक नज़रिए से देखी जाए और इक्वल हो, ये बात कि हर इंसान इक्वल है। लेकिन यूएसए और ब्रिटेन ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके नज़र में इंडियंस, पाकिस्तानी, साउथ एशियंस वगैरह और अफ्रीकन्स इक्वल थे ही नहीं, वो तो जानवर से भी कम थे। चाहे जापान कितना भी वेस्टर्न बन जाए, वेस्ट के जहन में वो हमेशा ईस्टर्न ही रहेगा। ये काफी नहीं था। 1924 में फिर यूएसए ने इमिग्रेशन एक्ट पास किया, जिसे एशियन एक्सक्लूजन एक्ट भी कहते हैं। जापान से इमिग्रेशन मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया। ना कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ना कोई एग्रीमेंट, सीधा ठुकरा दिया गया। जापान के लिए ये अजीम बेइज्जती थी। उन्होंने मॉडर्नाइज किया, वेस्टर्न पार्टनर्स बने, मगर फिर भी बाहर रख दिया गया। इसके बाद 1939 में अमेरिका ने जापान के साथ 1911 का ट्रेड ट्रीटी खत्म कर दिया। 1940 में एविएशन फ्यूल और स्क्रैप मेटल एक्सपोर्ट रोक दिए, और फिर 1941 में जापानीज एसिड्स फ्रीज कर दिए और ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। और ये सब जापान के पर्ल हार्बर पे हमला करने से पहले था। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म करी जा रहा है, तो उस अगले मुल्क को पता तो होगा कि अब ये क्या करना चाहता है। ये था फाइनल पुश। जापान अपना तकरीबन सारा का सारा तेल इंपोर्ट करता था और 80% ऑयल अमेरिका से आता था, और तेल के बगैर फौज चलती ही नहीं है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मसला नहीं था, ये एग्जिस्टेंशियल मसला था। अमेरिका को पता था कि अगर हम इनका 80% तेल खत्म कर देंगे तो बात फिर जंग पर ही आएगी। अमेरिका ने जापान को सिर्फ दो ऑप्शंस दी, अपनी फौज को चाइना से निकालो और जलील हो जाओ, या जंग चुनो। जापान ने जंग चुनी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया। इसका मकसद तो यह था कि यूएस की पैसिफिक फ्लीट को न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि साउथ ईस्ट एशिया का ऑयल एक्सेस हो। मगर यह हमला फेल हो गया था। जो एडमिरल इसोरोको यामामोटो, जो पर्ल हार्बर के प्लानर थे, उन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी। कोट, उन्होंने कहा, पहले 6-12 महीने में मैं अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी से ऑपरेशन कर सकता हूँ, मगर दूसरे या तीसरे साल के बारे में मुझे कोई भरोसा नहीं है। जापानीज लीडरशिप को ये बात पता थी कि वो ये जंग हारेंगे। ये उनको पर्ल हार्बर से पहले भी पता था। उन्हें पता था कि उनका स्मॉल आइलैंड एक पूरे कॉन्टिनेंट की रिसोर्सेज का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उनका तेल ही बंद हो गया था। उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स ही बंद कर दी थी अमेरिका ने, और इस वजह से अमेरिका को उन्होंने वो दिया जो अमेरिका अंदर से चाहता था, एक दुश्मन, एक ईस्टर्न दुश्मन, एक रेशलाइज्ड दुश्मन, एक जंग जो उनकी मोरल लीडरशिप को वापस ला सकती थी। क्योंकि अमेरिका है ही एक जंगी मुल्क, जंग के बगैर वो चलता ही नहीं। और ये बात अभी की नहीं है, ये इराक की नहीं है, ये लीबिया की नहीं है, ये अफगानिस्तान की नहीं है, ये 200 साल से चलता आ रहा है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि अमेरिका चाइना से इतना घबराता क्यों है और उसे ख़त्म करने पे इतना क्यों तुला हुआ है। जो जापान जंग हारा था, वो सिर्फ जंग नहीं हारा था, उसने अपनी ऑटोनॉमी खो दी, अपनी खुद मुख्तारी खो दी, अपनी इज्जत और अपनी वॉरियर कल्चर और अपनी सदियों पुरानी विरासत खो दी। आज वो अमेरिका के एक गुलाम है। मगर अब फ़र्क ये है कि चाइना जापान नहीं है। चाइना अमेरिका से बड़ा है, उसकी आबादी अमेरिका से ज़्यादा है, उसकी इंडस्ट्री अमेरिका से ज़्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जानता है कि पर्ल हार्बर के पीछे असल वजह क्या थी। इसी वजह से आज भी वो अमेरिकन सियासतदान जो रशिया से इतनी नफरत नहीं करते और कहते हैं कि हमें रशिया से पीस करना चाहिए, वही पीस वाले लोग
फिर चाइना के ख़िलाफ़ भर के मारते हैं कि नहीं, हम चाइना के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, और हमेशा चाइना के ख़िलाफ़ वॉर हॉक बने रहते हैं। चाइना भी जापान की तरह उठता है, मगर बेमाफ़ी के साथ, ना झुकता है ना कॉपी करता है। और अमेरिका एक बार फिर पैसिफिक के उस पार देखता है, इस दफ़ा डर के साथ, क्योंकि अंदर से वो जानता है उसे ईस्टर्न दुश्मन चाहिए ताकि वो वेस्टर्न महसूस कर सके। चाइना कोई जजीरा नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो टेम होने नहीं आया, और वो वेस्टर्न ऑर्डर में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं दे रहा, वो अपने खुद का निज़ाम बना रहा है। और अमेरिका जानता है अगर इस दुश्मन को रोका नहीं गया तो इस दफ़ा शायद ईस्ट नहीं वेस्ट निकल लिया जाए। और एज़ पाकिस्तानीज़ ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को जानें, क्योंकि मेरे ख्याल में अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है, पाकिस्तान को अमेरिका या चाइना, इनमें से एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक रीजनल प्रॉक्सिमिटी की बात है, तो अमेरिका को चूज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें चाइना को ही चूज़ करना पड़ेगा, या फिर न्यूट्रलिटी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।